हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी बेसिक्स स्टार्ट करेंगे जिसमें कक्षा 6 के इतिहास से हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा कक्षा 6 का इतिहास का पाठ्यक्रम। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। एक एक करके हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो आइए हमारा पहला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। रशीदा बैठी थी, वह अखबार पढ़ रही थी। उसकी निगाह अचानक एक हेडलाइन पर पड़ी। उसमें लिखा था 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अगर तुम कल के बारे में जानना चाहते हो तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें पिछले साल के बारे में जानना है तो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उस समय हो, जो उस समय वहाँ मौजूद हो, जिसे उस समय की याद हो कि वहाँ क्या हुआ था। और अगर तुम्हें बहुत पुराना कई 100 साल पहले का जानना है तो वह तुम कैसे जान सकते हो। आइए इसके बारे में पता करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो इसमें बताया गया है कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। उस समय के शिकारी, पशुपालक, कृषक, राजा, व्यापारी, पुरोहित आदि के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आइए हम मानचित्र 1 देखते हैं। यह रहा मानचित्र 1 और इसमें यह रही नर्मदा नदी। आइए हम अपने टॉपिक पे फिर वापस चलते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कई 100 साल पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ के जो आरंभिक लोग थे वो कुशल संग्राहक थे जो यहाँ के आसपास के जंगलों के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे। अपने लिए भोजन में जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल में जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनका यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियाँ देखते हैं।
ये रही सुलेमान पहाड़ी, ये रही कृथर पहाड़ी। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ये सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ हैं, यहीं सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना शुरू किया था लोगों ने। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। उन्होंने गाय, भैंस, बकरी इनको पालतू बनाया, इनका पशुपालन किया। ये लोग गांव में रहते थे, ये लोग गांव में रहा करते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में देखते हैं अब हम, ये रही उत्तर पूर्व में गारो और ये मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य में उत्तर में स्थित है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले जहाँ चावल की फसल हुई वो थी विंध्य की पहाड़ियाँ। यह विंध्य के उत्तर में स्थित है, मतलब यहाँ कहीं पे स्थित होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। आइए इसको देखते हैं। ये रही सिंधु नदी, ये रही इसकी सहायक नदियाँ, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ उन छोटी छोटी नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे तथा और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ था नगरों का। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आइए इसको देखते हैं। ये रही गंगा नदी और ये रही उसकी सहायक सोन नदी। यहाँ से निकलती है गंगा नदी हिमालय से और यहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान का बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। गंगा नदी के दक्षिण के जो आसपास का क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता है, जो वर्तमान के बिहार में आता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ये यात्राएं कहीं जोखिम भरी होती थी क्योंकि उन्हें पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों को पार करना पड़ता था, लेकिन उनके लिए ये यात्राएं असंभव नहीं थी। कठिन जरूर थी लेकिन असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसे आज भी होता है, लोग काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वैसे पहले भी काम की तलाश में जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि की वजह से भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है।
कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों के साथ अपना मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी अपने व्यापार के लिए वस्तुएं कभी काफिले में लेकर तो कभी जहाज़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धर्मगुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग नए स्थानों को खोजने के लिए भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे तो लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिलता था कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जैसे इंडिया में बैठा व्यक्ति कोई बाहर अमेरिका में गया तो उससे पता वहाँ जाके वो उसके विचार पता चलेंगे उसको कि इंडिया का व्यक्ति क्या सोचता है, इंडिया वाले को पता चलेंगे कि अमेरिका वाला क्या सोचता है। इसी तरह विचारों का आदान प्रदान होता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने भारत का मैप देखा होगा, एक साइड हिमालय है, एक साइड पहाड़ियाँ हैं, तो इससे एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण होता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने चाहा, जिन्होंने ठान लिया कि हमें पार करना है तो वो कर सके। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार कर लिया, गहरे से गहरा समुद्र पार कर लिया और उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया और कई लोग बाहर से भी आए जो यहाँ आके बस गए, जिससे हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हिंदू कहते हैं। हम लोग अपने देश के लिए प्रायः इंडिया ही शब्द का यूज़ करते हैं। भारत का जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में शब्द मतलब होता है सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो ईरान और यूनान से आने वाले लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया। जो भारत नाम का प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जो भारत शब्द है इसका प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसका प्रयोग अभी वर्तमान में हम लोग करते हैं अपने देश को संबोधित करने के लिए। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी कई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की पुस्तकों को ढूंढना और फिर उनको पढ़ना, जिससे हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थीं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। जो ये पुराने टाइम पे हाथ से पुस्तक लिखी जाती थी और हाथ से लिखे होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता है।
इस पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा के एक शब्द मैनु से निकला है जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। यहाँ हिमालय के क्षेत्र में एक विशेष पेड़ रहता है, भुर्ज नामक पेड़ रहता है, उसकी छाल से तैयार जो भोजपत्र होता था उस पर लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने काट लिया, कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। फिर भी आज भी कई पांडुलिपियां संग्रहित हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पांडुलिपियां अक्सर मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं, जिनके अंदर धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि के बारे में तथा विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। इसके अलावा इन पांडुलिपियों में महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी देखने को मिले हैं, जो प्रायः संस्कृत में लिखे गए हैं और कुछ प्राकृतिक भाषा और तमिल भाषा में भी लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का उपयोग आमतौर पर जो आम जन होता था वो किया करता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। हम अतीत को जानने के लिए अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर वस्तुओं पर लिखा जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। और ये अभिलेख होते थे, ये कई बार राजा और अन्य लोग अपने आदेशों के रूप में लिखवाते थे, जिससे दूसरे लोग इसे पढ़ें और इसका पालन करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखे लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। ऐसी कई वस्तुएं जो अतीत में बनाई जाती थी और प्रयोग की जाती थी, इन्हीं वस्तुओं का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जो पुरातत्विक होते हैं वो खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें पुरानी वस्तुएं मिले। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए
लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पांडुलिपियों और अभिलेखों और पुरातत्व से हमें जानकारी मिलती है उसे इतिहासकार स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत के बारे में जानते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो सकता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं वो जासूसों की तरह हैं जो स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में करते हैं और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, भाग 1। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा राजनियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जो इतिहास शब्द है उसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से भिन्न होता है। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न होता है। जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया वाला साउथ इंडिया वाले से अलग है, ईस्ट इंडिया वाला वेस्ट इंडिया वाले से अलग है। वैसे ही पहले के समय में भी अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज का अंडमान द्वीप है, उसके अधिकांश लोग भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं तथा फल फूल का संग्रह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसी तरह का एक और भेद देखने को मिलता है। पहले के समय के जो राजा थे वो अपनी लड़ाइयों का पूरा लेखा जोखा रखते थे, जिससे हमें उनकी लड़ाइयों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो आम जन थे जैसे कि मछुआरे, संग्राहक, कृषक, वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें हम तिथियों का मतलब समझेंगे। जैसे कि तुमसे कोई तिथि के बारे में पूछे, तुम आज की तारीख बता दोगी, कौन सा महीना चल रहा है वो बता दोगी, कौन सा साल चल रहा है वो बता दोगी। लेकिन जो इसकी गणना की जाती है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हैं, उनके जन्म से चलती है। गणना उनके जन्म से इसकी गणना उनके जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में जानी जाती हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो तिथियां थी उन्हें हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं।
इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ कुछ और अन्य जानकारी दी गई है जिसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।